जय हिंद दोस्तों। अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट की हम लोग आगे की क्लास में बढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र के बारे में चर्चा किए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है अलग अलग प्रकार से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को कैसे और विभाजित कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। उससे पहले थोड़ा सा एक जानकारी है। जो थोड़ी बहुत बातें चल रही हैं कि चैनल पे टेक्निकल इशू है, उसके कारण जो चैनल है बंद हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चैनल पे पहले भी वीडियोस आती रही हैं, आगे भी वीडियोस आते रहेंगी। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, जिससे जब भी हम लोग कोई वीडियो अपलोड करें या कभी हम लोग लाइव जाए तो वो आप लोगों तक तुरंत पहुंचे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अर्थव्यवस्था को हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में कैसे बांट सकते हैं, तो एक हो सकता है वस्तुओं के हिसाब से, तो वस्तु क्षेत्र कह सकते हैं। मतलब ऐसे क्षेत्र जिनमें किसी न किसी वस्तु का उत्पादन होता हो, उसे हम वस्तु क्षेत्र कहेंगे। इसको यदि लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वस्तु क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत भौतिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। भौतिक वस्तुएं अर्थात ऐसी वस्तुएं जिन्हें आप हाथ से छू सकते हो। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में खनन, उत्खनन, मत्स्यिकी वगैरह जो भी चीजें थी। द्वितीयक में जो निर्माण और विनिर्माण था, जिसमें जो भी ऐसी चीजें निर्मित हो रही हैं जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको आप क्या बोलोगे? वस्तु क्षेत्र के अंतर्गत। एग्जाम्पल पे वही सारी फोटोज मैं डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। कृषि से जो कृषि के प्रोडक्ट निकलते हैं, सेब आपको याद होगा पुरानी क्लास का एग्जाम्पल। इसके अलावा आपका सेब के अलावा आप क्या ले सकते हो? कोई अनाज। वानिकी में जो वन से निकलने वाली चीजें हैं, लकड़ी हो गया, औषधि पदार्थ हो गए, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तेंदुपत्ता हो गया। मत्स्यन मतलब मछली, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन हो गया। पशुपालन, जीवों को पालना। खनन उत्खनन जो हम लोगों ने पहले बात की थी। साथ ही साथ निर्माण के लिए आप देख सकते हो बिल्डिंग या घर का निर्माण। और आपका विनिर्माण मतलब कोई फैक्ट्री लगी हुई है जिसके अंतर्गत कपड़ा बन सकता है, ब्रेड बन सकता है, कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है। ये सभी को मिला के, इन शॉर्ट प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को मिला के हम क्या बोलते हैं? वस्तु क्षेत्र। इसके बारे में हल्का सा लास्ट क्लास में चर्चा हुई थी। ऐसे ही दूसरा क्षेत्र हमारे पास क्या आएगा? गैर वस्तु क्षेत्र। तो गैर वस्तु क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं का उत्पादन होता है जो भौतिक नहीं है, मतलब जिनको आप छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। ऐसे कौन से क्षेत्र थे हमारे? सेवा क्षेत्र थे। सेवा क्षेत्र कह लीजिए या तृतीय क्षेत्र, इनको हम क्या बोलते हैं? गैर वस्तु क्षेत्र। इसके अंतर्गत तृतीय क्षेत्र के एग्जांपल ले लेंगे हम, तो समझ में आ जाएगा। जैसे हवाई जहाज है, हवाई जहाज में आप बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए, ये आपको ट्रांसपोर्टेशन की सेवा दे दिया, बट आप उस चीज को महसूस नहीं कर पाओगे, मतलब आप छू के नहीं देख सकते। कोई भौतिक वस्तु का उत्पादन नहीं होता अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो। सेम ट्रेन पे भी है, अगर आप सफर कर रहे हो तो कोई भौतिक वस्तु का उत्पादन नहीं हुआ, सिर्फ आपकी बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान चले गई। या अगर आपने कोई वस्तु को भेजा है संचार करने के लिए तो वो चले गया। ऐसे ही आप देख सकते हो मोबाइल में। मोबाइल पे आप बात कर लिए, अभी जैसे आप वीडियोस देख रहे हो, तो इस पे कोई वस्तु, भौतिक वस्तु का उत्पादन नहीं होता। ज्ञान बढ़ता है, वो अंदर पे है, उसको महसूस आप छू के नहीं कर सकते। तो ये ऐसी क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र कहलाएगा। मेडिकल जो सेवाएं होती हैं वो भी आएंगे, भंडारण की सेवाएं आएंगी, सारी चीजें जिसपे आपका वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा, भौतिक वस्तु का, वो क्या कहलाएगा? आपका गैर वस्तु क्षेत्र। तो इसको आप याद रखेंगे, ये क्राइटेरिया। कई लोग नहीं पढ़ाते हैं, कई लोग क्योंकि समझा नहीं पाते हैं, तो इसको आप अच्छे से करके चलेंगे, हो सकता है आपको ज्यादा नंबर मिल जाए। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। ऐसे ही हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को बांट सकते हैं दो और तरीके से। एक होगा संगठित और इसी के जैसे रहेगा असंगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था की वो उन इकाइयों को रखते हैं, या आप इस तरीके से लिख सकते हो जैसा लिखा है, इसके अंतर्गत वे सभी इकाइयां आती हैं जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों का नियमित लेखांकन करती है। नियमित लेखांकन करती मतलब उनका डाटा पूरा लिखा जोखा रहता है, एकदम अच्छे से प्रॉपर ऑडिट रहता है, हर एक उनके पास रिकॉर्ड रहता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसी कितनी इकाइयां चल रही है? लगभग केवल 9%। तो याद रखोगे, लगभग 9% लोग ही भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों पे काम कर रहे हैं जिनकी इकाइयां नियमित रूप से अपना जो है डाटा रखती हैं, ऑडिट करती हैं, डाटा को रिकॉर्ड रखती हैं, ये सारी चीजें। तो इनको समझने के लिए एक एग्जाम्पल आप डालोगे, आपका काम बन जाएगा संगठित क्षेत्र के लिए। क्या चीज? ऑफिस। अगर आपको ऑफिस का फोटो आ रहा है, आप कोई भी ऑफिस में यदि काम करते होंगे, तो वे ऑफिस क्या करते हैं? हमारे सारे डाटा का रिकॉर्ड रखते हैं कि कितना दिन आया, कितना काम किया, कितना उत्पादन हुआ, कितनी बिक्री हुई। ये जो सारी चीजें होती है मैनेजमेंट के थ्रू, कितना टैक्स भरना है, ये सारी चीजें क्या हो रही है? हमारी संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आप ऐसे भी बोल सकते हो
मंथली इनकम जिनको मिलती है, जो महीने की सैलरी जिनको मिलती है 10,000, 20,000, 30,000, जो भी रिकॉर्ड पे आ रही है, जिनकी फिक्स्ड सैलरी है, वैसे क्षेत्र क्या बोल सकते हो आप, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ऐसे ही बात करेंगे असंगठित क्षेत्रों की, तो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत जो है ऐसी इकाइयां आएंगी जिनके आर्थिक क्रियाकलापों का कोई लेखा जोखा नहीं होता। मतलब ये लोग इतने सक्षम नहीं है, या ये लोग जान के लेखा जोखा नहीं रखते हैं, क्योंकि वो उस चीज में फंसना नहीं चाहते। तो इस पे कैसे लोग रहेंगे, तो आपको सबसे पहले दिखेगा रेहड़ी वाले। रेहड़ी का मतलब क्या होता है, जो ठेला गाड़ी लेके निकलते हैं उन लोग। खोमचे वाले, जो ट्रेन और बस स्टॉप वगैरह में जो अपनी चीजें बेचते हैं वो लोग। सब्जी की खुदरा दुकानें, जो सब्जियां आपको मिलती हैं वो। और डेली मजदूर, दैनिक मजदूर, इनके अंतर्गत आप इनको समझना है असंगठित क्षेत्र को। तो आप सामान्य भाषा में ये समझ सकते हो, ये लोग डेली कमाओ डेली खाओ वाले हैं। मतलब अगर आज इनको रोजगार मिलेगा तो इनका घर में चूल्हा जलेगा, आज रोजगार नहीं मिला तो नहीं मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका योगदान कितना है, लगभग 91% है। तो हमारे देश में आप बोल सकते हो 91% वर्कर आज भी ऐसे हैं जिनके पास डेली वेजेस के हिसाब से काम करना है, जिनका कोई मंथली सैलरी नहीं फिक्स रहता। वो आज काम करेंगे तो उनको मिलेगा काम, और आज नहीं करेंगे तो काम नहीं मिलेगा आगे। तो इस चीज को आप थोड़ा सा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी जो कोविड का सिचुएशन है, अगर आप इससे देखोगे तो ये 9% वाले, इनके ऊपर उतना ज्यादा दबाव नहीं रहता। इनके ऊपर भी दबाव रहता है क्योंकि कई लोगों की नौकरी गई या ये सारी चीजें हुई। बट ये जैसे लॉकडाउन लगता है, तो लॉकडाउन लगने से जो रेहड़ी वाले हैं या खोमचे वाले हैं, जो दैनिक मजदूर हैं, इनके पूरे काम बंद हो जाते हैं। ये 9% लोग अपनी सेविंग्स कुछ ना कुछ बचा के रख सकते हैं, इनके पास नहीं रह पाती। तो ये अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा डिस्प्यूट आता है। तो निगेटिव वे में मत लीजिएगा इसको। दोनों के साथ प्रॉब्लम होती है, संगठित क्षेत्र के साथ भी होती है, असंगठित क्षेत्र के साथ भी होती है। बट जो मेजर प्रॉब्लम आ जाती है इनके साथ आ जाती है। तो दोनों के बराबर ही है, हम राजनीति में नहीं जाएंगे। बट एक एग्जाम्पल इकोनॉमी में समझना है तो हम लोग इसको डाल सकते हैं, डेली वेजेस और वो वाले संगठित और असंगठित के लिए। तो असंगठित क्षेत्र को अगर आपको याद रखना है तो 2-3 फोटो हम लोग डाल देते हैं। एक गोलगप्पे की दुकान वाला, गोलगप्पा का दुकान, इसको आप रेहड़ी वाला बोल सकते हो, जो अपना ठेला लेके इधर उधर घूम रहा है और लोगों को गोलगप्पे खिला रहा है। इसका कुछ फिक्स नहीं है, आज इसके गोलगप्पे बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। हो सकता है गोलगप्पा खाने के लिए बहुत सारी महिलाएं, जैसे अभी फोटो पे दिख रही हैं, जमा हो गई, तो ये एक दिन में 5,000 6,000 कमा ले। और बरसात आ गई या कोई दूसरी चीजें आ गई जिसके चक्कर में लोग इसका खाना बंद कर दिए, तो हो सकता है जीरो भी कमाए। तो कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है। सेम सब्जी वालों के साथ होता है। सब्जी का यदि उत्पादन ज्यादा हो जाए तो सब्जी की कीमतें कम हो जाती हैं और इनको नुकसान होता है। और सेम यदि सब्जी का उत्पादन कम हो जाए तो कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे इनको मुनाफा होता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, यदि आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, पत्थलगांव एरिया वालों को पता होगा, टमाटर की फसल पे पड़ता है। टमाटर की जब उत्पादन कम होते हैं तो 40 रुपए 50 रुपए किलो पे पड़ता है। और जब टमाटर का उत्पादन आवश्यकता से ज्यादा हो जाता है तो 1 रुपए में 2 किलो तक भी रेट जाता है। तो इनके पास क्या है, सैलरी इनकी फिक्स्ड नहीं रहती, कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। और सेम आप देख सकते हो डेली मजदूर का। तो इन चीजों को आप एग्जाम्पल के थ्रू याद करने की कोशिश कर सकते हो। फोटोज इसीलिए डाली जा रही है ताकि आपको दिखे। जैसे संगठित क्षेत्र आया, आपको ऑफिस का फोटो दिख जाना चाहिए। असंगठित क्षेत्र आया तो मुंह पे पानी आ जाना चाहिए, गोलगप्पा देख के, सब्जी देख के। और ये मजदूर, मनरेगा के मजदूर आप लोग याद रख सकते हो, या कोई और भी मजदूर, मनरेगा भी नहीं बोलेंगे हम, कोई भी और मजदूर जो दैनिक रूप से काम कर रहे हैं उनको आप ध्यान रख सकते हो। ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में हमारे पास इतनी जानकारी थी। अब आगे का टॉपिक अगर हम लोग बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आगे टॉपिक आएगा अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। तो कितने प्रकार से हम अर्थव्यवस्था को बांट सकते हैं, इनके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार को यदि हम देखें तो जनरली 4 आधारों पे हम बांट सकते हैं। 4 आधार के हिसाब से हम अलग अलग प्रकार इसका डिसाइड कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। तो उन आधारों को पकड़ते हैं। तो सबसे पहला आधार आता है नियंत्रण के आधार पर। किसी देश की अर्थव्यवस्था में किसका नियंत्रण है, उसके आधार पे, सरकार का नियंत्रण है या निजी क्षेत्र का नियंत्रण है, इसके आधार पे यदि हम अर्थव्यवस्था को बांटे तो वो अलग अलग प्रकार मिलेंगे। दूसरा आधार हम लोग बना सकते हैं वैश्विक संबंधों के आधार पर। किसी देश का विश्व के साथ कैसा संबंध है, उसके आधार पे यदि हम अर्थव्यवस्था को बांटे तो वो वैश्विक संबंधों के आधार पे कहलाएगा। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ेंगे तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पे हम अर्थव्यवस्था को बांट सकते हैं। मतलब कैसा, जीडीपी के आधार पे यदि हम अर्थव्यवस्था को बांटे या इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पे यदि हम अर्थव्यवस्था को बांटे तो वो कैसे बटेगा उनको हम देखेंगे। और साथ ही साथ एक और हो सकता है, अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के सकल आय में योगदान के आधार पर।
किस क्षेत्र का योगदान, जो अभी हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को बांट रहे थे, तो किस क्षेत्र का योगदान ज्यादा है या कम है, उसके आधार पे यदि हम बांटे तो किस प्रकार से बटेगा वो है। तो ये चार आधार हैं, ये चार आधार के आधार पे हम अर्थव्यवस्था के प्रकारों को बांटते हैं। तो एक एक आधार को पकड़ते हैं। तो सबसे पहला अगर हम आधार पकड़े नियंत्रण के आधार पे, तो नियंत्रण के आधार पे अर्थव्यवस्था का प्रकार हो सकता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा हो सकता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा हो सकता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी यदि हम वैश्विक संबंधों के आधार पे बात करें, तो वैश्विक संबंधों के आधार पे खुली अर्थव्यवस्था हो सकता है, और दूसरा प्रकार हो सकता है बंद अर्थव्यवस्था। तो इसको आपको याद रखना है। ऐसे ही विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पे यदि आप जाएंगे तो विकसित अर्थव्यवस्था मिलेगी, विकासशील अर्थव्यवस्था होगी, और एक होगी हमारी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो इसको भी देखना है। और फिर अगर हम विभिन्न क्षेत्रों के आधार के हिसाब से जाते हैं तो कृषक अर्थव्यवस्था होगी, उद्योग अर्थव्यवस्था या इसको औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाएगा, ये भी देखेंगे, और साथ ही साथ सेवा अर्थव्यवस्था। तो ये एक फ्लो चार्ट है जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा प्रकार किस आधार पे बटा हुआ है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार को बांटते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग आगे की वीडियो में और अलग अलग जो बाकी तीन बचेंगे उनको बांट लेंगे, जिससे वीडियो भी जो है एक प्रॉपर साइज का बने। ओके। तो इसके बीच में एक चीज है, हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो मैं अपना नंबर पिंड कमेंट में डालूंगा, साथ ही साथ दो टेलीग्राम का लिंक आपके पास रहेगा। यदि आप टेलीग्राम ऐप यूज करते हैं तो एक लिंक रहेगा जिसपे डेली जो है एमसीक्यू आते हैं, क्वेश्चन आते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, और एक टेलीग्राम का लिंक रहेगा यदि आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो उस पर आप जुड़ सकते हैं। हम लोग 28 अप्रैल से हमारी क्लासेस शुरू करेंगे। साथ ही साथ आप बीच में भी कभी ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। रेट जो है बाकी संस्थाओं के मुकाबले 15 से 20% सिर्फ रहेगा। हम लोग पूरा जो भी कोर्सेज रहेगा मेंस पैटर्न पे आपको कराएंगे, जिस हिसाब से हमारा जो पीएससी पूछता है प्रश्न, आजकल ऐसी हालत है कि पीएससी कोई रट के निकालने वालों का काम नहीं है। जब तक आपको हर एक विषय का कॉन्सेप्ट नहीं पता है कहीं ना कहीं अटकेगा। तो हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट खोलेंगे, साथ ही साथ याद करने का पूरा अलग अलग तरीका बताएंगे। पूरी क्लासेस एनिमेशन बेस्ड होंगी, साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने में हम लोग बोर्ड का भी प्रयोग करेंगे। तो उस चीज को जो है आप देख सकते हैं, पिन कमेंट पे आपका लिंक रहेगा, आप जुड़ सकते हैं। इसके अदरवाइज भी यदि आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो नंबर भी रहेगा मेरा वहाँ पे, आप पर्सनली आप मुझको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कोई भी जानकारी चाहिए रहेगी। यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको इन सब चीज़ों को लिखने में, आंसर राइटिंग में कोई दिक्कत हो रही है, आप लिख के आंसर भी उस चीज़ पे चेक करा सकते हैं। मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। डायरेक्टली टू वे कम्युनिकेशन रहेगा, आपका और मेरा, बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, जिससे आपका भी समय बचेगा और आपका डायरेक्ट सर से बात होगी तो कोई इश्यू नहीं होगा। तो वो चीज़ को देखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नियंत्रण के आधार पे अर्थव्यवस्था को देखते हैं। तो नियंत्रण के आधार पे यदि हम देखें तो सबसे पहले आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसमें क्या होता है, इस अर्थव्यवस्था में जहां पर राज्य का नियंत्रण या फिर सरकार का नियंत्रण न्यूनतम होता है तथा निजी क्षेत्र अधिक प्रभावशाली व स्वतंत्र होते हैं। इसमें आप ऐसा समझ सकते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसे देश की अर्थव्यवस्था होगी जहां पे क्या प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, इस पे सरकार का जो नियंत्रण रहता है लगभग ना के बराबर रहता है, और प्राइवेट क्षेत्र का स्वामित्व होता है। प्राइवेट क्षेत्र ही डिसाइड करते हैं क्या चीज का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और कैसे उत्पादन करना है। तो पूरा पूरा जो हमारा रहता है पकड़ किसकी रहती है, निजी क्षेत्र की रहती है, प्राइवेट सेक्टर्स की रहती है। इस स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र गला काट अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ये चीज बार बार पूछेगा तो ये चीज याद रखोगे, स्वतंत्र गला काट अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब ये स्वतंत्र गला काट अर्थव्यवस्था कैसी है, जब पूरा नियंत्रण जो है या मैक्सिमम नियंत्रण निजी क्षेत्रों पे है, तो निजी क्षेत्र की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो छोटी कंपनियों को उतना ज्यादा प्रोडक्शन करने ही नहीं देंगे। वो अगर कोई छोटी कंपनी बढ़ने की कोशिश करती है तो उसको क्या करेंगी, दबा देंगी या उसको जो है टेक ओवर कर लेंगी। इसके द्वारा क्या होगा, एक ही कंपनी का या दो ही कंपनी का जो है प्रभुत्व दिखेगा। एग्जाम्पल आप किसका ले सकते हो, एग्जाम्पल आप ले सकते हो फेसबुक का। फेसबुक एक बड़ी कंपनी बनते ही गया, और फेसबुक ने क्या किया, जब व्हाट्सएप आना शुरू हुआ, व्हाट्सएप इनिशियल स्टेज पे था, तो फेसबुक को पता चल गया था कि व्हाट्सएप आगे चल के कंपटीशन कर सकता है, हमसे बेटर हो सकता है। तो उसने क्या किया, व्हाट्सएप को खरीद लिया। फेसबुक किसके अंतर्गत आ गया, व्हाट्सएप किसके अंतर्गत आ गया, फेसबुक के। सेम फेसबुक ने इंस्टाग्राम के साथ भी किया, इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया। तो इससे खरीदने से जो कंपनी का मालिक है व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम वाला, वो अपना पैसा लेके चले गया, बट एक जो कंपनी है किसके अधीन आ गई, फेसबुक के अधीन आ गई। मतलब व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम आप बोलोगे तो मालिकाना किसका है, आपका
फेसबुक का है। तो इसमें क्या हुआ, जो छोटी कंपनियां थी वो दब गई, और कई बार कंपटीशन के कारण एक ये भी चीजें होती हैं कि जो बाकी कंपनियां अच्छा ग्रो करती हैं और जो छोटी कंपनियां हैं वो ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कम रहते हैं। बड़ी कंपनियां हैं, उनके पास ज्यादा पैसा है, वो क्या अपने रिसोर्सेज को ज्यादा खरीद सकती हैं। छोटी कंपनियों के पास कम पैसा, तो वो रिसोर्सेज नहीं खरीद सकती। इसी के कारण जो छोटी छोटी कंपनियां रहती हैं वो डूब जाती है या मर जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे स्वतंत्र गलाकाट अर्थव्यवस्था। इसके कुछ बेनिफिट भी होते हैं। बेनिफिट क्या है, जब प्राइवेट सेक्टर काम करेगा तो काम जल्दी होगा और काम क्वालिटी का होगा, तो ये भी चीजें अच्छी ही हैं। बट ज्यादा चीजों को भी आपका ध्यान अगर जाएगा तो छोटी छोटी कंपनियां उठ नहीं पाती। मतलब आप इसको डार्विन के सिद्धांत से भी जोड़ सकते हो, बायोलॉजी के, कि जो प्रजाति सक्षम है केवल वही जीवित रह सकती है, जो प्रजाति सक्षम नहीं है अपनी रक्षा करने में वो प्रजाति आगे जाके नष्ट हो जाएगी। वो भी स्वतंत्र गला काट, ये भी स्वतंत्र गला काट। तो इसको ले सकते हैं, डार्विन वाला जो सिद्धांत है वो बायोलॉजी का है, तो उसको इसमें आप केवल एग्जाम्पल के लिए मिक्स करिएगा। अर्थशास्त्री कौन है, तो एडम स्मिथ है हमारे अर्थशास्त्र के जनक। ये क्या बोलते हैं, लेजस फेयर या हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर इनके कार्य करता है। जो एडम स्मिथ ने सिद्धांत दिया है हस्तक्षेप का सिद्धांत, लेजस फेयर का सिद्धांत, उसके आधार पर ये काम करती है। तो इतना आप जानने की कोशिश रखेंगे या जानेंगे। यदि आप मेंस पे आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो यदि पूंजीवादी बोलता है तो 2 नंबर पे इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, आपको केवल देशों का नाम लिखना रहेगा। तो उदाहरण आप देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस। ये देश आप देखोगे तो विकसित भी हो गए हैं, और यहाँ पे क्या है आपका यही चल रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसी के लिए गूगल कंपनी, फेसबुक कंपनी, आप इनको देख सकते हो, ये लोग क्या कर रहे हैं, कितना उत्पादन कर रहे हैं, इस पे जो है सरकार का नियंत्रण नहीं रहता, ज्यादा नियंत्रण नहीं रहता। ऐसे ही यहाँ पे अगर कोई स्टील बनाने की कंपनी होगी या कोई एयरक्राफ्ट बनाने की कंपनी होगी, सभी जगह ये चीज जो है लागू होगा, इसको ध्यान रखेंगे। सेकेंड हम लोग पकड़ेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर राज्य की शक्ति महत्वपूर्ण हो जाती है। पूंजीवादी में राज्य की शक्ति न्यूनतम थी, यहाँ पे राज्य की शक्ति अधिक होगी। कौन कितना निर्माण करेगा, कैसे निर्माण करेगा, क्या निर्माण करेगा, इस पे पूरा पूरा हक किसका रहता है, राज्य का रहता है। राज्य डिसाइड करता है, राज्य कहने का मतलब सरकारें, सरकारें डिसाइड करती हैं कि कितना होगा। तो इसके बारे में और जानते हैं। यह एक उदारवादी अर्थव्यवस्था है जिसमें समस्त गतिविधियां सरकार द्वारा नियंत्रित व निर्देशित रहती हैं। ओके, तो उदारवादी व्यवस्था है, याद रखोगे, उदारवाद के सिद्धांत पे काम करती हैं। सभी नियंत्रण कहाँ चले गया है, सभी नियंत्रण सरकार के पास चले गया है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप, लिख सकते हैं इतना। इसमें उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की संकल्पना पर आधारित है, जिसमें बाजारी शक्तियां नियंत्रित रहती है। ये पॉइंट भी आप डाल सकते हो। एग्जाम्पल यदि हम देखेंगे तो क्या है ये, पूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था। पूर्व सोवियत संघ बोले तो कौन सा, रूस। रूस को पहले क्या कहा जाता था, सोवियत संघ। फिर रूस का जो है अलग अलग देशों में टुकड़े हुए हैं, छोटे छोटे देश बने रूस से अलग होके, तो अभी उसको क्या कहा जाता है, रूस कहा जाता है। तो जो पूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था है वो समाजवाद की अर्थव्यवस्था पे काम करती है। तो इसको आप एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसके और एग्जाम्पल मिलेंगे तो हम लोग कमेंट पे डाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये एक अलग सा पॉइंट आता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझेंगे। इस पे क्या है, समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का सम्मिश्रण है। मतलब क्या, कुछ चीजें समाजवादी अर्थव्यवस्था की अच्छी लगी तो वहां से ये लोग कॉपी कर लिए, कुछ चीजें पूंजीवादी की अच्छी लगी तो वहां से कॉपी कर लिए। इसके अंतर्गत निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का, यहाँ पे चित्र लिखा है, मिसप्रिंट है, क्षेत्र होगा, दोनों क्षेत्रों का योगदान रहता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के सहायक के रूप में काम करते हैं। मतलब क्या है इसका, समाजवादी के गुण रहेंगे। सरकारी क्षेत्रों को आप सार्वजनिक क्षेत्र कहोगे तो सार्वजनिक क्षेत्र भी उत्पादन करेंगे, साथ ही साथ निजी क्षेत्र क्या करेंगे, उनके सपोर्टर के रूप में उत्पादन करते रहेंगे। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, अगर टेलीकॉम पे लेना है तो भारत में अगर आप देखोगे प्राइवेट कंपनी जो है टेलीकॉम में, जियो है, एयरटेल है, आइडिया है। और अगर गवर्नमेंट की बात करोगे तो क्या है, बीएसएनएल है, एमटीएनएल है। सेम यदि आप स्टील के लिए बात करोगे तो सेल का स्टील आता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। और ऐसी यदि आप प्राइवेट पे जाओगे तो टाटा का स्टील आता है। तो दोनों जो है उत्पादन में लगभग एक बराबर रखते हैं, तो इसमें जो है आपका ऐसे चलेगा। तो इतना हम लोग करते हैं, बाकी आधार पे कैसे कैसे अर्थव्यवस्था बटेगी उसको हम लोग आगे की क्लास में जो है बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। जितने भी आपको लगते हैं आपके मित्रों के साथ इसको शेयर करना चाहिए, आप उनको शेयर कर दीजिएगा। अभी हम लोग इसको बंद करते हैं। जय हिंद।